नमस्कार। मेरा नाम है पीयूष अग्रवाल और आप सुन रहे हैं कहानी जानी अनजानी। आप सभी का स्वागत है आज के इस एपिसोड में। आज का ये एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इसका फॉर्मेट जो है वो हमारे बाकी एपिसोड से थोड़ा हट के होने वाला है। कैसे, मैं आपको अभी बता देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं कि आपने अभी तक के सभी एपिसोड सुने और एंजॉय किया। तो इसी के साथ मैं आपसे ये पूछता हूं कि आपको याद है कि हमारे दूसरे एपिसोड में हमने कौन सी कहानियां सुनी थी? जी हां, कहानी नहीं, हमने कहानियां सुनी थी। पहली कहानी थी ट्रैक सूट और दूसरी कहानी थी मोहनी मूरत। ये कहानियां लिखी थी मथुरा कॉलोनी जी ने। और आज का एपिसोड खास है क्योंकि हमारे साथ मथुरा कॉलोनी जी इस एपिसोड पर हैं। जी हां, ये एपिसोड एक ऐसा फॉर्मेट फॉलो करेगा जिसमें आपको सिर्फ मेरी आवाज में ही कहानी नहीं सुनने को मिलेगी, बल्कि हमारे साथ कोई लेखक, कोई कहानी पसंद करने वाले आएंगे और वो भी हमारे साथ कहानी पढ़ेंगे। तो आज की जो कहानी है, मैं और मथुरा कॉलोनी जी दोनों आपको पढ़ के सुनाए। तो इससे पहले कि हम कहानी की ओर बढ़ें, आइए मथुरा कॉलोनी जी से बातचीत करते हैं। मथुरा कॉलोनी जी, नमस्ते। नमस्कार। ये हमारे लिसनर्स हैं जो आपकी कहानियां ट्रैक सूट और मोहनी मूरत, जो कि विश कन्या उपन्यास से थी, बहुत एंजॉय किए हैं और बहुत ही सारी अच्छी बातें उन्होंने कही है। गुदगुदी कहानी थी, लोगों को बहुत ही मजा आया। आप बताना चाहेंगे कि ये कहानी आपने कब लिखी या कैसे शुरुआत हुई इन कहानियों? ये कहानियां मैंने बहुत पहले लिखी थी। शुरुआत की कहानियां हैं। उस समय मैं साप्ताहिक हिंदुस्तान और मनोरमा पत्रिकाओं के लिए लिखा करता था। इनका संकलन नहीं आ पाया, फिर बहुत दिनों के बाद में मैंने एक संकलन निकाला, उसमें ये कहानियां हैं जिस किताब को आपने पढ़ा है उसी से निकली। विश कन्या। हाँ। और आपने लेकिन अपने कहानी लिखने की शुरुआत कैसे की? शुरुआत तो मैंने बहुत पहले की थी। आई थिंक 1980 में शुरुआत की थी। उस समय मैंने अंग्रेजी में लिखा करता था। जब मैंने पहली कहानी लिखी अंग्रेजी में, तो उस समय दो ही मैगजीन थी, इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया और फेमिना। दोनों ने मेरी कहानियों को रिजेक्ट कर दिया। मैंने चूंकि मेहनत की थी, मैंने कहा ये तो गड़बड़ होगी। फिर मैंने उसको हिंदी में उसका ट्रांसलेशन किया, हिंदी में भेजा दिल्ली प्रेस की पत्रिकाओं, तो कहानी तुरंत छप गई। तो बड़ी खुशी हुई। उसके बाद तो फिर मुड़ के देखा ही नहीं पीछे हमने। लिखता गया। हाँ। ये कब की बात है सर? ये स्टार्ट किया था मैं 1980। मैं तब तक पैदा भी नहीं हुआ था। और उस समय तो सर आपको कहानी भेजने के लिए आपको तार पत्र से भेजना पड़ता था। हाथ से लिखनी पड़ती थी। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, टाइप राइटर ले लीजिए, एक पेज पर टाइप कीजिए, फिर उसको भेजिए। वो भी होता था। और जवाब भी पत्र से आता था? जवाब से मेल से आता था। डाकिया उस समय बहुत बिजी रहता था। हाँ, आजकल तो सिर्फ ई-कॉमर्स कोरियर भेजने में बिजी रहते हैं। और सर ये बताइए कि आपने कई सारी कहानियां लिखी, कई सारी उपन्यास लिखे हैं आज तक। कुल मिलाकर कितने कहानियां होंगी? मैं अगर कहानी को गिनूं तो करीबन 150 कहानियां प्रकाशित हुई है मेरी। उपन्यास मैंने बहुत कम लिखे हैं, 4 उपन्यास लिखे हैं, वो भी छोटे छोटे उपन्यास लिखे हैं। मेरा आजकल ज्यादा ध्यान नाटकों पर ही है, नाटक ज्यादा लिखता हूं। जी। नाटक से याद आया, असल में कॉलोनी जी से मेरी भेंट नाटक के कारण ही हुई थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं थिएटर करता हूं और मैं नाटकों में बहुत ही रुचि रखता हूं। तो कॉलोनी जी का ही एक ग्रुप है जिसका नाम है कलायन थिएटर, जो कि ये कुछ 29 सालों से चला रहे हैं सर। 29 सालों से चल रहा है वो थिएटर ग्रुप। और उसी थिएटर में इनके साथ मैंने एक प्ले किया था और उसी के समक्ष मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिला, हमारी भेंट हुई और खूब सारी बातें भी हुई। तो सर ये बताइए कि जो आप नाटक लिखते हैं, वो नाटक ज्यादातर आपकी खुद की कहानी होती है या फिर आप किसी कहानी को अडैप्ट करते हैं? मैं पढ़ता रहता हूँ, पढ़ने का मेरा बड़ा शौक है। तो कोई चीज पसंद आ जाती है तो उसका नाटक लिखने, उसको नाटक में रूपांतर करने को दिल करता है, या किसी को आधार बना के नाटक लिखता हूँ। और कुछ जो अच्छे नाटककार हैं हमारे, जैसे मोहन राकेश वाले नाटक करने का दिल करता है, तो मैं सभी प्रकार के नाटक किए हुए हैं, हास्य से लेके सीरियस तक सभी तरह के नाटक किए हमने। अरे वाह। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा, कलायन थिएटर जो है वो नाटक तो करते ही है, बट सर मुझे बता रहे थे कि उस कलायन के नाम से एक पत्रिका भी पब्लिश होती थी जिसमें कई सारे लेखक, कवि अपनी कविताएं, अपनी कहानियां पब्लिश करवाते थे और सर उन्हें पब्लिश करते थे। यहाँ तक कि कुछ कहानियां ऑनलाइन भी अभी भी अवेलेबल है अगर लोग जाकर पढ़ना चाहे। तो उसके बारे में और बाद में बताएंगे। तो सर आज की कहानी जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपने चुनी है। वो कहानी
कौन सी है और किस लेखक की है, थोड़ा बताइए। ये कहानी डॉक्टर उर्मिला शीरीष की है। उर्मिला जी भोपाल की रहने वाली है, काफी साहित्य क्षेत्र में काफी दखल है उनका। कलाइन पत्रिका में उन्होंने एक कहानी भेजी थी, एक जिसका नाम था धरोहर। तो धरोहर इतनी मार्मिक कहानी थी कि मैंने उसका नाट्य रूपांतर किया, उसका नाटक खेला हम लोगों ने। वो फिर हमारे पत्रिका में भेजती रहती कहानी। उन्हीं की कहानी है जो आज का हम पढ़ने जा रहे हैं। कहानी का नाम है डोर। तो डोर, जैसा कि सर ने कहा, ये उन्होंने चुनी है कहानी, ये उनकी लिखी हुई नहीं है। हम चाहेंगे कि इस फॉर्मेट में, इस नए फॉर्मेट में हम लेखकों और कहानी पसंद करने वालों को लेकर आए और कुछ ऐसी कहानियां पढ़े जो शायद उन्हें बहुत पसंद आई हो और वो चाहे कि और भी लोगों तक वैसी कहानियां पहुंचे। तो डोर वैसी ही एक कहानी है। इससे पहले कि हम कहानी पढ़ना शुरू करते हैं, सर आप उर्मिला शीरीष जी के बारे में कुछ और बताना चाहेंगे? उन्होंने काफी कहानियां लिखी हैं। उनकी कहानियां हिंदी में तो लिखती हैं, वो अंग्रेजी और उर्दू में भी उनका ट्रांसलेशन हुआ है और दर्जनों कहानियां विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। आकाशवाणी से भी कई प्रसारित हो चुकी हैं उनकी कहानियां और उनको अनेकानेक पुरस्कार मिले हैं, सम्मान मिले हैं, जिनमें कुछ मुख्य हैं समर साहित्य पुरस्कार, रत्न भारती पुरस्कार, शब्द शिल्प पुरस्कार, काशीबाई मेहता पुरस्कार। कहने का मतलब बहुत ही स्टैब्लिश्ड राइटर है और बड़ी अच्छी कहानियां लिखती हैं जो आप अभी सुन के खुद ही अंदाजा लगा लेंगे। सही। तो सर और देरी नहीं करते और विलंब नहीं करते, चलिए कहानी की ओर चलते हैं। तो आज की कहानी है डोर, लेखिका है उर्मिला शीरीष। ममा, मैं सोनू बोल रही हूं, सुन रही हो ना? मैं यहां आ गई हूं फ्रीमॉन्ट में, मकान बदल लिया है। हाँ हाँ, सब ठीक है, चिंता मत करना, बेटू भी ठीक है। हाँ हाँ, राकेश भी। ममा, आप और पापा ठीक तो है ना? बहुत याद आ रही थी आप लोगों की। पर कहते कहते सोनू का गला भर आया, जैसे हल्की सी बदली गड़गड़ाई हो। सिसकियां रोक ली, वरना माँ को लगेगा कि परदेश में रहकर बेटी परेशान है। माँ का माथा ठनका, जरूर कोई बात होगी, वरना उसकी आवाज में हमेशा की तरह हवा के झोंके सा उत्साह क्यों नहीं है। सोनू ठीक तो हो? कुछ छुपा तो नहीं रही हो? नहीं मम्मा, नहीं। अच्छा, पत्र लिखूंगी, उसमें मेरा नया पता होगा। अपना ख्याल रखना, बाय। माँ से बाय नहीं कहा गया। आंखों से बहती अश्रुधारा, फोन पर रुक रुक कर आती सोनू की आवाज उनकी छाती में घायल चिड़िया की तरफ उदक रही। सोनू कोई बात छुपा रही थी। वे भी तो कितनी बातें छुपा जाते हैं बेटी से, कि पापा 2 बार एडमिट हो चुके हैं और बड़ा भाई एक बार भी देखने नहीं आया था, कि वे ऑफिस के इसी एक कमरे में रहने लगी हैं। इतनी दूर से सोनू तो आने से रही, फिर व्यर्थ में चिंता में डालने से क्या फायदा। वे बाहर निकल आई। आसमान डूबते संध्या के रंग में रंगा था, पखेरु लौट रहे थे। सोनू ने मकान क्यों बदला? राकेश ने क्यों बात नहीं की? राकेश के बारे में पूछने पर चुप्पी क्यों साध गई थी? उसके मन में तरह तरह आशंकाएं काले धुएं की तरफ फैलने लगी। मन किया कि फोन लगाकर पूछ लें, यद्यपि यहाँ से फोन लगाना महंगा पड़ता है, पर इस समय बात पैसे की नहीं थी, सोनू की स्थिति की थी। डायरी में लिखा हुआ नंबर पुराना था, नए घर का फोन नंबर उसने नहीं दिया था। पता नहीं कितनी देर तक वो डायरी के पन्ने पलटती रही। उन्होंने भी तो कभी नहीं चाहा था कि सोनू अपना देश छोड़कर जाए। बस इतनी सी कामना थी कि सीधा सच्चा खाता पीता परिवार मिल जाए जहां सोनू सुख से रहे। मगर बेटों की जिद के सामने इनकी एक न चली थी। लड़का इंजीनियर था, परिवार यही था, लड़का बहन की शादी में आया था। यह रिश्ता आनंद फानंद में तय हो गया था। सगाई और शादी 1 हफ्ते में। सारा GPF निकाल लिया था, मकान गिरवी रखकर बैंक से लोन लिया था, हर एक मांग बिना संदेह पूर्ण की थी। बाद में सोनू ने बताया था कि उसको चढ़ाया गया जेवर सास ने यह कहकर अपने पास रख लिया था कि विदेश में कौन सोना पहनता है। आखिर क्या बात हुई? वे बेचैन हो उठी। कई दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। लीवर में सूजन, दर्द, कहीं भी जाने में असमर्थ पा रही थी। मम्मा, मैंने कभी नहीं चाहा था कि मैं बाहर जाऊं या विदेश में रहने वाले लड़के से शादी करूं। आप लोगों का सारा पैसा खर्च हो गया ना, बुढ़ापे में कौन आपका साथ देगा? राकेश कहता है कि मुझे ठीक से अंग्रेजी बोलनी नहीं आती है। मैंने कहा भी कि तुम्हें बता दिया गया था कि मैं अंग्रेजी विषय लेकर पढ़ी हूं, कॉन्वेंट में नहीं। कहता है तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे प्यार करने की इच्छा नहीं होती। क्यों मम्मा, क्यों मेरा अपमान करवाया है आप लोगों ने? पापा का पद और पैसा देखकर झूम गए होंगे। सोच रहे थे खूब पैसा मिलेगा, पर
और आप लोगों को भी विदेशी दामाद का आकर्षण था मामा। उन्हें लगा सोनू सामने खड़ी सवाल कर रही है। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर। फिर धीरे धीरे सब अपनी दुनिया में व्यस्त होते गए थे। सोनू भी वहां सबसे अलग हो गई थी। छठे छमाही चिट्ठी लिखती रहती थी। उसी से पता चलता था कि भारतीय परिवार यहाँ वहां बिखरे थे। अगर परिवार थे भी तो अत्यधिक व्यस्त। राकेश वीकेंड में छुट्टी मनाने दोस्तों के साथ चला जाता और सोनू अकेले बच्चे के साथ परेशान होती रहती। घर का काम, बच्चे का काम, ऊपर से उसकी स्लिप डिस्क की पीड़ा। उसे लगता वह वर्षों से इसी तरह से रहती आ रही है। अनगिनत ताने, बेहिसाब उपेक्षा, अपने लोगों से दूर, असहाय, जैसे आकाश में टंगी कोई बदली हो। राकेश ने उसे अपने जीवन से निकाल ही दिया था और छोटी छोटी बातों के अलावा उसके दर्द को लेकर भी वह झुंझलाता रहता था। तेज भागती जिंदगी में अंगों में ठहरा दर्द भी उसे स्वीकार नहीं था। वह क्या करती? जब तक सहन होता काम करती, अन्यथा बिस्तर पर पड़ी वह एक गिलास पानी के लिए तरस जाती थी। बाद में सोनू को लगने लगा था कि यह तो बाहरी कारण था, आंतरिक कारण तो कोई और ही था। फिर भी वह जिम जाकर व्यायाम करती, स्विमिंग करती, योग करती, दर्द निवारक इंजेक्शन लगवाती, पर दर्द था कि कुंडली मारकर बैठा था और राकेश को उसे वापस भेजने का बहाना मिल गया था। उसे अपनी स्वतंत्रता प्यारी थी। उन्होंने सोनू की ससुराल में फोन लगाया। नंबर राकेश का ही था। क्या बात है बेटा, क्यों अलग रह रही है? वहां ले जाकर आपने ऐसा क्यों किया? ये आप उसी से पूछिए, कहकर राकेश ने फोन रख दिया था। उनको लगा आसमान तक कोई टुकड़ा हरहरा कर गिर पड़ा हो और सन्न सी बैठी रह गई। हाथ पांव सुन्न हो गए। यह क्या सुन रही हैं? रूप रंग, बोलचाल, उच्च शिक्षा, किस बात में कम है सोनू? राकेश का व्यवहार यहाँ कुछ और था, वहां एकदम भिन्न। वहां ले जाकर छोड़ दिया मझधार में। उनका मन फड़फड़ा उठा। सामने उड़ती चिड़ियों को देखकर उनका मन कराह उठा। काश मैं पहुंच जाऊं, लेकिन वहां जाने का मतलब था पासपोर्ट, वीजा, पैसों की व्यवस्था। इतना बड़ा धोखा। अपने फायदे के लिए शादी की थी। पलंग पर पांव समेटे बैठी हुए जैसे सामने सोनू से बातें कर रही थी। तुम्हारी डोर तो हमसे बंधी है। जब तक हम जिंदा हैं तब तक तुम्हारा यहाँ आना जाना लगा रहेगा। डोर तो है, पर कहां तक छोड़ती? हाथों का खिलौना बन गया है सोनू का भाग्य। पलके मूंदी तो हल्की सी झपकी लग गई। फ्रॉक पहने 12 साल की लड़की सामने छुपा छुपी खेल रही है। सेब से लाल लाल गाल, 2 चोटियां, आंखों में गहरी चमक। वह चमक विदाई के समय आंसुओं में बह गई थी। उनकी आंखों से कैसे चूक हो गई? क्यों नहीं देख पाई वह बेटी के आत्मा का दर्द? आत्मा पर पड़ा दबाव बढ़ता जा रहा था और कानों में गूंज। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर पकड़ के भागा। सोनू मेरी बच्ची, वे फपक कर रो पड़ी। चोर निकल के भागा। सोनू का विश्वास चुरा कर ही भागा था राकेश। उस सोनू का जो पापा की लाडली थी, जिसे पापा हाथों पर रखते थे, किसी काम में हाथ नहीं लगाने देते थे कि यही तो उम्र होती है खेलने खाने की, मस्त रहने की। इस छोटी सी उम्र में कैसे गस लिया बेटी का हंसता खेलता जीवन। क्या कसूर था उसका? समधी जी से बात करके देखो। एक अंतिम आशा उन्हीं से बंधी थी। हम क्या कर सकते हैं? पति पत्नी के बीच का मामला है। वे पराजित सिपाही की तरह पीठ फेर कर बात करने लगे। दयनीय मुद्रा में रत्ती भर भी ग्लानि या संताप का भाव नहीं था। झूठी रिरियाहट अलबत्ता थी। धृतराष्ट्र की मूर्ता, पुत्र प्रेम का भाव। सोनू के लिए कोई सहानुभूति नहीं थी। उसके भविष्य की कोई चिंता न थी, न जिम्मेदारी का कोई बोध। आप जानते हैं ना वो कितनी सीधी सादी है। अकेली कैसे रहेगी, कैसे जिएगी? नौकरी का ठिकाना नहीं, बच्चे की जिम्मेदारी अलग। आपसे एक ही अनुरोध है कि आप राकेश से कहें कि उसे वापस भिजवा दें। बात करने से क्या बनने वाला था? मन में बार बार एक ही बात उठती थी कि सुलह हो जाएगी, पर गुजरते वक्त के साथ आश्वासन सूखे पत्ते की तरह झरते जा रहे थे और बातें सूखी टहनियां की तरह होती गई। जितने परिचित थे उनसे संपर्क किया, खबर भिजवाई। सोनू ने चिट्ठी लिखने का आश्वासन दिया था, पर उसने भी चिट्ठी नहीं लिखी थी। उसका संपर्क सूत्र अब भी राकेश ही था। मैं कोई बात आपसे छुपाना नहीं चाहता। हमारा तलाक होने वाला है। सोनू ने आपसे झूठ बोला, इसमें मेरा क्या दोष? राकेश इतनी बड़ी बात इतने हल्के मुंह से बोल रहा था
जिसे संबंध ना हो, कच्चा धागा हो। तो सच्चाई यह थी, बात यहां तक पहुंच गई थी। वे बेटों के सामने खड़ी थी। उसे वापस बुलाने का कोई उपाय ढूंढो, उसका वापस आना जरूरी है। अगर वो नहीं लौटना चाहती तो आप क्यों जोर दे रही हैं? यह फैसला उसी पर छोड़ दो, उसे अपना जीवन जीने दो। आप कब तक हथेली लगाओगे? बेटे की बात सुनकर उनका मन व्यथा से भर गया। वहां उसका क्या भविष्य बनेगा, वे बेटों से पूछ रही थी। यहाँ अपने लोग हैं। अब उनकी एकमात्र चिंता थी टिकट के लिए पैसों की व्यवस्था करना। इस अभियान में वे नितांत अकेली थी। पुराने जमाने में धरती की कोख में या कानों में रुपया सोना दबाकर रख दिया जाता था। उन्होंने भी पुराने संदूकों में पुरानी पोटलियां ढूंढी, खोली। पुराने जेवर, सोने चांदी के तार, पिता का बचा हुआ पैसा, सब मिलाकर बमुश्किल टिकट लायक पैसा इकट्ठा होकर सकी। हर बार पैसा गिनते हुए, हिसाब लगाते हुए सोनू का चेहरा सामने आ जाता। बस एक बार बेटी को वापस ले आए। सबकी तरह उनका मन नहीं हो सकता, सबकी तरह वे नहीं सोच सकती, नहीं छोड़ सकती बेटी को इतनी बड़ी दुनिया में जो वेगवान नदी की तरह बह रही हो। आप टिकट भिजवा दे, राकेश कह रहा था, बोलते हुए न ग्लानि थी, न शर्म, न पुरुष और पति होने का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार का ग्लानि भाव। उन्हें याद है, उनके देवर 7 बरस विदेश में रहे थे और देवरानी गांव में। तब न छूटने का भय रहता था, न छोड़ने का संदेह। रिश्तों का धागा इतना मजबूत रहता था कि लौटकर आना ही होता था। मगर आज किस रिश्तेदार, किस बात पर, किस भावना पर विश्वास किया जाए? मम्मा, ये क्या किया आपने? सब कुछ खत्म कर दिया होगा। मैं अपना इंतजाम करके आ जाती, सोनू ने सिसकते हुए कहा। बच्चों से बढ़कर क्या होता है बेटी? यही नौकरी कर लेती। ना बेटी ना, मैंने कहा था ना, तुम्हारी डोर मुझसे बंधी है। बस तुम एक बार आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। हम साथ साथ रहेंगे तो एक दूसरे की तकलीफें बांट लेंगे। शेष शब्द आकाश तरंगों के बीच में खो गए थे। उन्होंने आखिर चीज भी निकालकर सामने रख ली। बेटों से कहा था कि बंबई से सोनू को ले आए, तो उनका तर्क था, जब इतनी दूर से आ सकती है तो बंबई से नहीं आ सकती क्या? उसे अपने आप आने जाने की आदत डालने दो। छोटी बच्ची नहीं है वह, सच में वह छोटी बच्ची नहीं है। पर पांव पर खड़े करते करते पता चला कि पांव ही कमजोर हो गए हैं। सो उन्होंने पुश्तो पुरानी चीजों को सबकी आंख बचाकर बाजार में ले जाकर बेच दी। जानती थी कटौत्र बहुत कटा है, ऐसी चीजें बार बार बनती नहीं हैं। मगर इस समय उन्हें बेटी के आगमन, उसकी सुरक्षा तथा उसके प्रति विश्वास व्यक्त करने से ज्यादा कुछ भी नहीं लग रहा था। कभी किसी ने पूछा तो क्या जवाब देगी? वह अमानत थी, निशानी थी, परिवार की परंपरा का अंश थी। पर उसके अलावा कोई इतर वस्तु उनके अपने अधिकार में थी भी नहीं। इसलिए इस करधनी को बेचकर वे अकेले ही मुंबई के लिए रवाना हो गई। उन्हें लग रहा था आसमान में खिंची वह अदृश्य डोर धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि वे उसी डोर से बंधी खिंची चली जा रही थी। तो ये थी डोर बाय उर्मिला शिरीष। सर, कहानी बहुत ही उम्दा थी, बहुत ही मजा आया। और खास बात मुझे ये लगी कि ये आज के समय अनुसार कितनी सही है। यह कहानी उन्होंने मुझे करीबन 4-5 साल पहले भेजी थी। अभी भी समसामयिक है, बिल्कुल आज की स्थिति पर फिट बैठती है। और जिस तरह से इन्होंने ये कहानी लिखी है, इसमें माँ का जो दर्द है, माँ की जो सोच है, बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने दर्शाया है उसे। तो इससे पहले कि हम ये एपिसोड खत्म करते हैं, क्यों ना आप हमारे सुनने वालों को ये बताएं कि आप आजकल क्या लिख रहे हैं। जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था आपको, आजकल मेरा नाटकों पर लिखना ज़्यादा हो रहा है। कहानियाँ तो बहुत कम हो गई, उपन्यास तो मैं बहुत ही कम लिखता था, नाटक लिख रहा हूँ आजकल। तो अभी हाल में मैंने एक नाटक लिखा है, जातिवाद पर, जाति, गाँव में जाति का वो प्रभाव रहता है, उसके ऊपर लिखा है। उसका नाम है निष्कासित। हाँ, करीब करीब पूरा हो चुका है, 1-2 महीने और लगेंगे और लिखकर इसके ऊपर काम करने का इरादा है, इसको मंचन करने का इरादा। तो मतलब अगले साल कोई अगर बैंगलोर आ रहे हैं तो वो जब अवश्य देखे कि निष्कासित तैयार है, कब होने वाला है स्टेज, और उसे मिस ना करे। और सर, इसके अलावा अगर आपने 150 कहानियां लिखी है, उपन्यास भी लिखे हैं, अगर आपकी कहानी, नाटक, उपन्यास कोई पढ़ना चाहे या कहीं से खरीदना चाहे तो वो कहाँ जा सकते? कुछ तो आउट ऑफ प्रिंट है, जो मेरे पास करीबन 10-12 हर एक की कॉपियाँ पड़ी। किसी को चाहिए तो
मुझे संपर्क कर सकता है। हम्म। हैं? और लास्ट 2 किताबें, एक का नाम है काया पलट, दूसरा धतूरे की भी, ये नेट में उपलब्ध है। आप अमेजन इन में जाइए या नोशन प्रेस में जाइए, वहाँ आपको मिल जाएंगी, नेट में मिल जाएंगी। अच्छा, तो जैसा कि मथुरा कॉलोनी जी ने कहा, इनकी कुछ कहानियां आपको अमेजोन पर मिल जाएंगी और कुछ कहानियां सर कलायन के वेबसाइट पर भी कलायन की अवेलेबल, वेबसाइट में बहुत सी कहानियां कलायन उपलब्ध की हैं। वेबसाइट पर भी अवेलेबल। उनके अलावा इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं जो आज पब्लिश नहीं हो रही हैं, जो आज प्रेस में नहीं अवेलेबल है, लेकिन जैसा कि इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह ऑफर किया है, अगर आप इनसे कांटेक्ट करें तो ये आप तक वो कहानियां पहुंचा सकते हैं। तो मथुरा कॉलोनी जी का जो कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो मैं इस शो के शो नोट्स में डाल दूंगा। जी हाँ, इस एपिसोड से मैं शो नोट्स भी ऐड करने वाला हूं, जो आपको piyushagarwal.com वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। तो उसमें आपको इस कहानी की लिंक और साथ ही साथ अगर आपको कहानी पढ़नी है और तो फिर आप वहां जा सकते हैं, और उसके साथ ही साथ कैसे मथुरा कॉलोनी से संपर्क किया जाए उसका इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल रहे। इसके अलावा मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको ये नया फॉर्मेट कैसा लगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं और भी लेखकों को लेकर आऊं। ये पहला सीजन कहानियों का, इसमें कुछ मैं 12 एपिसोड रिकॉर्ड करने वाला हूं, जिनमें से कम 4 कहानियां, 4 एपिसोड ऐसी होंगी जो कि ये फॉर्मेट में रिकॉर्ड की जाएंगी। तो आशा है आपको ये पसंद आई। अगर आपकी कोई फीडबैक हो तो मुझ तक जरूर पहुंचाइए। ईमेल आईडी है hello@piyushagarwal.com। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। मथुरा जी, एक बार और बहुत बहुत धन्यवाद इस एपिसोड में आने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।